नमस्ते जी। हम सब आज उनकी पुण्यतिथि पर गुणों को याद करते हुए उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया, अनेक रियासतों को मिला करके संगठन में एकता का सूत्र पिरोया, उस बात को लेकर के हम आज ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया था उसी प्रयास के ऊपर हम संगठित रहे, एकता के सूत्र में बंधे। और जो उनको पूरे भारतवर्ष में आगे के लिए मौका नहीं मिला, उन में क्या कमियां रही, उस समय का क्या इतिहास हो, तो डॉक्टर राकेश कुमार जी आप हमारे बीच में रखते ही हैं। तो लौह पुरुष उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने मजबूत इरादों से, अपने मजबूत विचारों से संगठन में हमें पिरोया। तो एक छोटा सा इसी पर गीत भी ले लेती हूँ मैं। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे, रक्षक है नाथों का, दीनों का सहारा है, भव पार किया उसका जिसने भी पुकारा है, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। चाहेंगे सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चाहेंगे सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेंगे कदम तेरे हर ओर सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। बहुत बहुत आभार। आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लें, हम संगठन में रहें, एकता में रहें, निर्भीक रहें, किसी को दुत्कारे नहीं। ओम। रघुनाथ शास्त्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का समय हम आपको देते हैं और सरदार पटेल जी के ऊपर आप अपनी बात कितना 8:45 जैसे 2 मिनट बोलना। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आर्य रत्न शिक्षक श्री लखनलाल जी आर्य और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा बरेली और बहन दया आर्य जी का बड़ा ही सुंदर भजन हम लोगों ने श्रवण किया। और इसके साथ ही साथ हमारे सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, भारत की राजनीति और सरदार पटेल की प्रासंगिकता, शायद यही विषय है। इस पर मैं बहुत संक्षेप में अपना विचार दे रहा हूं। सरदार पटेल एक राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी और उनकी संकल्प शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने संकल्प शक्ति के आधार पर पूरे भारत को एक करने का बहुत बड़ा संकल्प को साधा था
और 565 देशी रियासतों को उन्होंने एक करने का जो जीवन में संकल्प लिया उसको जीवन में पूरा किया था। प्रथम गृह मंत्री के रूप में उनका योगदान और साथ ही साथ देश राजवाड़ों को एक करने का उनका संकल्प और एक संकल्प के धनी के रूप में उनका लौह पुरुष के रूप में उनको याद करने का दिन है। आज के दिन ही उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा जीवन की पूरी की और ऐसे लौह पुरुष से हमें आज शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आदमी का जीवन वही सफल होता है जब दुनिया में कुछ करके जाता है, और जो व्यक्ति सिर्फ आते हैं खा पी करके और जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य मनुष्य का धर्म है इसको करने के बाद चले जाते हैं तो उसको दुनिया भूल जाती है। लेकिन दुनिया उसी को याद करती है जो अपने लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जीते हैं, जीवन में यशस्वी व्यक्तित्व बनाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो एक विशेष धरोहर के रूप में या आपकी हमकी सब हमारी सबकी जो एक विशेष धरोहर के रूप में जो हमारी बुनियाद होती है मानवता का, उसकी रक्षा करके जो व्यक्ति जीता है वो निसंदेह दुनिया बहुत बहुत आभार आपका। इसी आधार पर सरदार पटेल को हम इस रूप में याद कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमन महान आत्मा। और एक ईश्वर भक्ति भजन हम सुन लें, इसके बाद डॉक्टर राकेश कुमार जी आ चुके हैं। राम सेवक निरंजन जी तैयार रहें हमारे अतिथि को आमंत्रित करने के लिए। आइए बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इस न होता,
तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कभी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। और आज देश की एकता और अखंडता के परम उपासक, इतिहास में कड़े और कठोर निर्णय लेने वाले महानायक के रूप में मान्यता प्राप्त स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, स्पष्टवादी, निर्भीक और निडर राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी के लिए वंदनीय और अभिनंदनीय है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तार तार होने से बचाने वाले सरदार जी की आज पुण्यतिथि पर देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जिन्होंने 65 पुस्तकें लिख करके अपनी पुस्तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की हुई है, और भारत के तमाम जो राजनेता हैं, चाहे वो राज्यपाल राजस्थान के कल्याण सिंह जी हों, स्वयं उन्होंने पगड़ी पहना करके हमारे इतिहासकार का सम्मान किया। और आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम एक ऐसे महानायक की पुण्यतिथि मनाने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से ये पूरा देश आज अखंड भारत का सपना सजोकर हम देख रहे हैं। हमारे ललितपुर जिले की शान सम्मानित आला प्रसाद निरंजन जी वकील साहब, उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ इस पटल पर। और हमारे आज के जो सारस्वत अतिथि हैं मुंबई में, जिन्होंने गौशाला खोली हुई है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सम्मानित पंडित नागेश चंद शर्मा जी, वो हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सम्मानित राम सेवक निरंजन जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और हमारे आर्मी दल ललितपुर के जिला महामंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को सादर आमंत्रित करें। सम्मानित राम सेवक निरंजन जी। सर्वप्रथम सभी आर्यजनों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है अध्यक्ष जी, बोलिए बोलिए, आ रही। हाँ, तो अभी आदरणीय दशरथ जी आर्य जी ने और बेटी अदिति ने एक बहुत सुंदर भजन सुनाया, और चूंकि डॉक्टर राकेश आर्य जी को मैं मतलब सुनता रहता हूँ, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा उत्साह मतलब अपने आप में एक कल से एक इंतजार सा था कि डॉक्टर पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के व्यक्तित्व के ऊपर हम लोग को बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में पता चलेगा। तो हम सबको बड़ा इंतजार है डॉक्टर राकेश आर्य जी बड़े भाई जी के उद्बोधन का। और जो पंडित नागेश चंद्र जी हैं, जो इस शाश्वत अतिथि है, उनको भी प्रणाम शरण स्पर्श। और सभी जो आर्यजन उनको भी मैं नमस्ते, सादर नमस्ते। और निश्चित तौर पर हम लोगों को चलिए, मैं आमंत्रित करने लगा हूँ डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को, क्या आप आए? स्वागत है, वंदन अभिनंदन। ओम या मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर उपस्थित
माननीय पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, श्री राम सेवक जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी, श्रद्धेय अनिल नरुला जी, श्रीमन ज्ञान सिंह जी, राजेश बहल जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, बेटी अदिति आर्या, और इस मंच को सभी के लिए सुशोभित करने वाले लाखों में एक लाल आदरणीय और अपनी इस समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी। आज का विषय सचमुच बहुत गंभीर है, समसामयिक है। राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले और वर्तमान भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। 1950 में आज के दिन ही मां भारती का ये सपूत सदा सदा के लिए अनंत में विलीन हो गया था। आप सब देशभक्त साथियों, मित्रों के भीतर भी एक ऐसी ज्योति विराजमान है जो राष्ट्र के लिए समर्पित होकर वैसा ही कर गुजरने की क्षमता सामर्थ्य रखती है। कि जीवन के प्रति क्योंकि हमारे भीतर अंतर में एक श्रद्धा के उस भाव को प्रकट करने के लिए हम सब एक विचार, एक मना, एक संकल्प पटेल जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म झवेरभा पटेल से हुआ था। ये झवेरभा पटेल उनकी धर्मपत्नी का नाम था। 1875 में नादियाड में उनका जन्म हुआ था और जब 1950 में वह संसार से गए तो उस समय भी उनकी अवस्था 75 वर्ष की थी, यानी 75 का अंक विशेष रहा। लेकिन 75 वर्ष के इस कालखंड में उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनकी स्मृतियों को के कार्यों को, उनकी महानता को मिटाने का हर संभव किया है जिसके वह पात्र थे। उन्होंने 1909 में अपनी वकालत जब कर रहे थे, वकालत में उस समय कार्यरत थे। 1909 में उनकी पत्नी का देहांत हुआ और यह बहुत ही कष्टप्रद स्थिति थी। जिस समय उनकी पत्नी का देहांत हुआ उस समय वह एक केस में पैरोकारी कर रहे थे
बहस कर रहे थे। अचानक उनके पास ये सूचना आती है, जो तार उनके लिए गया था, उनका मुंशी क्लर्क जूनियर उनको पीछे से वो तार का मैटर दिखाता है कि ये सूचना हमको मिली है। तब उन्होंने इस पर कहा था, वो अपनी बहस निरंतर 2 घंटे करते रहे। निरंतर 2 घंटे करने के बाद जब वो उस पर जजमेंट आ गया, तब उन्होंने जज साहब को ये बताया कि अब मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरे लिए ये सूचना आई है। जज साहब भी आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने कहा था कि आपने बीच में क्यों नहीं कह दिया। उन्होंने कहा था कि जिस मुवक्किल का दिया हुआ मैं खाता हूँ, जिसने मुझे खाने के लिए मेरी फीस दी है, मेहनताना दिया है, उसके कार्य के साथ यह अन्याय होता। इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य को उस परिस्थिति में अपने लिए विशेष माना। जब वे 36 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, तो उस समय उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की बात की। भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम दिया। गांधी जी से प्रारंभ में अधिक गांधी जी ने उन पर विशेष रूप से जाकर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। बहुत देर सुनने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के आग्रह पर भारत की आजादी के आंदोलन में कूद गए। उन्होंने देश की आजादी के लिए काम करना आरंभ किया। बारडोली सत्याग्रह को लेकर के उन्होंने अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका और अंग्रेजों को उस समय झुकने के लिए, उस आंदोलन के समक्ष झुकने के लिए मजबूर किया। गांधी जी से उनकी मुलाकात सबसे पहली बार 1917 में हुई थी। 1917 की उस मुलाकात के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे नेता थे जो कड़क होने के उपरांत भी, अपने निर्णयों पर स्पष्टवादी होने के उपरांत भी, नेहरू की तरह दोगली बात न करने के उपरांत भी, ऐसे स्वभाव का धनी ना होते हुए भी गांधी जी से अंतिम क्षणों तक जुड़े रहे। अन्यथा उन जैसे स्वभाव के नेता जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे राष्ट्रवादी कड़क नेता गांधी का साथ छोड़ करके पहले ही भाग गए थे, अलग हट गए थे, दूर हो गए। उन्होंने दूसरे रास्ते बना लिए थे। स्वराज्य पार्टी के देशबंधु चित्तरंजन दास जी का भी नाम इसी प्रकार के नेताओं में से है। उन्होंने 1925 में ही गांधी जी को छोड़ दिया था, जबकि स्वामी श्रद्धानंद जी 1922 में छोड़कर चले गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत देर तक गांधी को झेला था, परंतु जब हटे तो फिर हमेशा के लिए हटे। गांधी जी के बारे में भी हम ये मान लें, समझ लें कि उन्होंने एक काम अच्छा किया था कि उस समय के ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, विशेष रूप से अधिवक्ता लोगों को, देश की आजादी के साथ जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया। अधिवक्ता लोग जनता से सीधे जुड़े होते हैं और जनता के लोग उनसे सीधे जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त वो जजेस के सामने बहस करते हैं तो बोलने की झिझक खुली रहती है, लीडरशिप उनके भीतर विराजमान होती है। उसको थोड़ी सी हवा मिलती है मंचों के लिए तो वो एक अच्छा नेतृत्व देने में
सफल हो जाते हैं। यही कारण रहा कि देश की आजादी में अधिवक्ता समाज का विशेष योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्योंकि इसी अधिवक्ता समाज से थे, इसलिए उन्होंने भी अपने आप को देश की आजादी के लिए प्रस्तुत कर दिया और वे अपने आप सहर्ष जब राजनीति में आए या उस समय देश की आजादी की लड़ाई में कूदे, तो फिर हमेशा के लिए आकर के अपने काम में संलग्न हो गए, संलिप्त हो गए। पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही कदाचित एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए वह इतिहास में विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। उस समय देश की 563 रियासतें थी। 563 रियासतों में के लिए जब 18 जुलाई 1947 को देश का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, तो उस अधिनियम के पारित होने के पश्चात अंग्रेजों ने यह बात रख दी थी कि जैसे भी हो, आप यदि पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं जी, यदि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और यदि हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के साथ चले जाएं, और यदि आप स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र ही रह सकते हो। ये देश को तोड़ने का एक दस्तावेज था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नहीं था, ये भारतीय स्वच्छंदता अधिनियम बोल दिया जाए इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का एक षड्यंत्रपूर्ण अभिलेख, एक दस्तावेज। इस डॉक्यूमेंट के प्रावधानों को पढ़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को अपनी सही भूमिका के लिए तैयार करना आरंभ किया। उस समय 5 रियासतें ऐसी थीं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए दबाव बना रही थीं, कह रही थी। जम्मू कश्मीर थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, जोधपुर थी और एक थी त्रावणकोर, तमिलनाडु। इन रियासतों में से त्रावणकोर वाली रियासत भी शीघ्रता से भारत के साथ विलीन होने के लिए सहमत हो गई। उसने भारत के विलय पत्र पर शीघ्रता से हस्ताक्षर कर दिए। देर करने वाली रियासतों में उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हैदराबाद का जो नवाब था वो उस समय वहां की 89% हिंदू जनता पर अत्याचार कर रहा था। केवल 10-11% मुसलमान होने के उपरांत भी वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे थे। रजाकारों की एक पार्टी बन गई थी। यही ओवैसी महोदय जो आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र लिए घूमते हैं, ये उसी पार्टी के लोग हैं जो उस समय देश से अलग एक नया पाकिस्तान देश के भीतर मांगने की वकालत कर रहे थे। इनके संस्कार से, इनकी सोच से, इनके मूल से हमें ये पहचान लेना चाहिए कि इनकी सोच क्या हो सकती है और ये देश के लिए कितना अपनेपन का कार्य कर सकते हैं। ये उसी विरासत को, उसी संस्कार को, उसी सोच को आगे लेकर के चल रहे हैं। उस समय सरदार पटेल यदि नहीं होते तो देश के भीतर छुपे हुए ये नाग उसी समय देश को तोड़ने में सफल हो गए होते, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं उस समय जो नवाब हैदराबाद था उसकी सोच क्या थी, वह करना क्या चाहता था। हम ये मान लेते हैं
कि जैसे उसकी एक छोटी सी रियासत जो नवाब जो हैदराबाद के नाम से जानी जाती थी, केवल और केवल वहीं तक की तैयारी थी और वहीं तक रह करके वह अपना एक अलग देश मांग रहा था। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पर अखंड भारत और सरदार पटेल, ये भारत संघ के निर्माण में उनका जो योगदान रहा, उस पर निजाम हैदराबाद भारत संघ में मिलने से इनकार कर अलग मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा कर रहा था। स्वाधीनता संग्राम काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान, पुस्तक के पृष्ठ संख्या 357 से मैं आपको बता रहा हूं। उस पर निजाम हैदराबाद की पूरी योजना के बारे में बताया गया है, उसकी सोच क्या थी। कहा गया है कि बरार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जिलों पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। अब आप लगाइए, नवाब हैदराबाद वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश और बरार के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र को लेकर के एक नया पाकिस्तान हिंदुस्तान के भीतर तैयार करना चाहता था। जब हम उसकी घातक योजना पर पॉइंट टू पॉइंट विचार करते हैं, बिंदुवार विचार करते हैं, तो हमें अपने सरदार पटेल की महत्ता का बोध होता है। और जब हम केवल और केवल उसको ये सोचते हैं कि वो वहीं तक का था, सरदार पटेल ने कौन सा बड़ा काम कर दिया था, एक छोटी सी रियासत ले लिया नियंत्रण में। कल को इसका एक मीनिंग ये भी निकाला जाएगा कि जैसे सरदार पटेल एक हिंदूवादी नेता थे और उन्होंने मुसलमान के साथ में जोर जबरदस्ती करते हुए, उसकी भावनाओं के विपरीत आचरण करते हुए उसको जबरदस्ती जाकर के हिंदुस्तान के साथ विलय करने के लिए मजबूर किया। जब तथ्यों से आदमी और सत्य से दूर कर दिया जाता है, तो देर सवेर जाकर के सत्य भी असत्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अपने इतिहास के साथ जुड़ना भारत को समझो अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हमें गहराई से समझना चाहिए। अब वो दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा था, नवाब हैदराबाद, उसकी दूसरी योजना का अंग था गोवा को पुर्तगाल से खरीद लिया जाए। गोवा को पुर्तगाल से खरीद लिया जाए, ये भी उसकी एक योजना थी। इतनी बड़ी योजना पर कार्य हो रहा था और उस समय का देश का प्रधानमंत्री जो एक्सीडेंटल हिंदू था, वो सो रहे थे जनाब। उनको इस बात की पता नहीं थी कि हो क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने पर भी विचार हो रहा था। पाकिस्तान से अधिक घातक ये एक साइलेंट पाकिस्तान बन रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने पर विचार, पुर्तगाल से गोवा को खरीद लिया जाए, उत्तर प्रदेश, बरार और आंध्र प्रदेश पर अपने दावे ठोके जाएं, अंग्रेजों के तलवे चाटकर और इस बल पर हैदराबाद का ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में सम्मिलित करने पर भी विचार हो रहा था। उस योजना को तैयार कर लिया गया था। निजाम द्वारा मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यही ओवैसी की जो पार्टी है, नामक धर्मांध संस्था का निर्माण कर उसके सैनिकों के रूप में 3 लाख रजाकारों की प्राइवेट सेना तैयार कर ली गई। ये जो कहते हैं कि हम इस देश में बाई चॉइस रहे थे, और उस बात की वकालत सबसे ज्यादा ये ओवैसी बंधु ही करते हैं। कभी कभी इनके चाटुकार करते हैं, इनकी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। लेकिन ये तथ्य क्या कह रहा है इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 358 पर? ये कह रहा है कि 3 लाख की सेना इनके पूर्वजों ने तैयार कर ली थी हिंदुस्तान से अलग होने के लिए। और जब सरदार पटेल का आज के योगी वाला बुलडोजर चला, तो इनको नानी याद आ गई
और कुछ देर में ही जब इनकी अकल ठिकाने आ गई तो ये कहने लगे हम तो बाई चॉइस हैं आपके साथ, जबकि ये बाई चॉइस नहीं थे, बाई चांस आपके साथ आए। और उस बाई चांस को ये अपने लिए दुर्भाग्य मानते थे। जैसे एक्सीडेंटल हिंदू गांधी नेहरू कहते थे, ऐसे ही ये भी अपने आप को एक्सीडेंटल भारतीय मानते हैं। ये मूल रूप से, मौलिक रूप से और हृदय की आवाज के आधार पर हिंदुस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। तो इनकी इस सोच पर प्रतिबंध लगाने वाला जो सूरवीर था उस समय आपके पास, तब हमको मालूम होता है कि यदि पटेल नहीं होते तो क्या होता। एक छोटी सी सोच बना ली कि वो केवल और केवल एक निजाम हैदराबाद के साथ भिड़ गए थे, उसको अपने साथ ले लिया था। इतिहास के तथ्यों को जब भुलाया जाता है, झुटलाया जाता है और एक झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है और स्वर्णिम प्रस्थों को, सत्य को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, तब ये स्थिति आ जाती है कि देर सबेर जाकर के सूरवीर भी गिदड़ दिखाई देने लगते हैं। और यदि उस समय के सत्य को निकाल करके सामने रखा जाएगा तो पता चलेगा, अरे इन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने देश को एक किया था, इतनी बड़ी योजना पर पानी फेर दिया था उस शेर ने। और यदि वो नहीं होता और एक्सीडेंटल हिंदू के हाथ में देश की कमान सौंप दी जाती, जूनागढ़ हैदराबाद को उसके हाथ में सौंप दिया जाता, तो क्या होता। तब हमको पता चलता है सरदार पटेल की महत्ता का, उसकी वीरता का। तो इसकी छठी जो बात थी, भारत सरकार से टक्कर लेने की योजना सफल बनाने के ख्याल से कासिम रिजवी को सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उस 3 लाख की सेना का सेनापति कासिम रिजवी को बनाया गया, जो भारत से अलग होने के लिए तैयार की गई सेना थी। कम्युनिस्ट पार्टी से गठजोड़ कर भारतीय जनता को कुचलने का कार्यक्रम शुरुआत करने की योजना बनाई गई। संपूर्ण देश में आग लगाई जाए। और कम्युनिस्टों ने उस समय निजाम हैदराबाद के साथ सहमति व्यक्त की, इधर से आप अपना काम करना और उधर से हम अपना काम करेंगे। हमारी लाल सेना लाल क्रांति करेगी। ये लखनलाल जी वाली लाल कमीज नहीं, वो दूसरी लाल क्रांति है। ये तो हमारी भगवा क्रांति है। और ये तो वो क्रांति है जो हम कह रहे हैं कि भारत को जानो, भारत को समझो। लेकिन वो उन गद्दारों के भीतर की क्रांति थी जो भारत को तोड़ो वाले लोग थे। भारत को बुझा दो, मिटा दो। उन्होंने कहा कि इस काम को इधर से हम करेंगे, उधर से आप करो। इसलिए इस योजना पर काम करने वाले लोग, चाहे वो रिजवी वाले थे, चाहे मुस्लिमीन इत्तेहादुल वाले थे, चाहे कम्युनिस्ट थे, चाहे नवाब हैदराबाद के लोग थे, सारे के सारे देशद्रोही थे। इतिहास के भीतर इनको अगर देशद्रोही के रूप में व्याख्यायित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तभी हमें अपने सरदार की सरदारगिरी की जानकारी होगी। नहीं तो सरदारगिरी गांधीगिरी में दबकर रह जाएगी। तो ये 8वां पॉइंट, इस तरह पुलिस, सेना, रजाकार, कम्युनिस्टों की तानाशाही के विरुद्ध सिर उठाने वालों को बिना पूछे गोली से उड़ा देने का निजाम द्वारा खुला आदेश दिया गया। इनके विरुद्ध कोई भी कहीं कार्य करता हुआ मिले, निजाम की सेना के विरुद्ध, निजाम की पुलिस के विरुद्ध, कम्युनिस्टों के विरुद्ध, रजाकारों के विरुद्ध, उसको बिना पूछे गोली से उड़ा दो। ऐसे कार्य के विरुद्ध सीना तान करके खड़ा होना, और विशेष रूप से तब जब नेहरू सीना तान करके खड़ा होने की वकालत के विरुद्ध थे, उससे पता चलता है कि सरदार पटेल के भीतर नेतृत्व के कितने गहरे गुण थे, कितने व्यापक गुण थे, कितने ऊंचे गुण थे। जो व्यक्ति 1909 में
विधुर हो गया, पत्नी चली गई, और उसके उपरांत भी जीवन के अंतिम क्षणों तक चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा। एक्सीडेंटल हिंदू की तरह कोई किस्सा सुनने को नहीं मिलता। चरित्र में कितना ऊंचा होगा, और जो चरित्र में ऊंचा होता है वही कड़े निर्णय ले सकता है। क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि यदि संसार को जीतना है तो तलवार को जिस तरीके से मूठ की ओर से पकड़ा जाता है, मूठ जो अपनी ओर को रहती है, वैसे ही संसार को जीतने के लिए आत्म विजय करनी होती है। पहले मूठ को पकड़ो, अपने आप को पकड़ो, अपने आप को जीतो। आत्म विजय से संसार विजय होती है। देश का पहला प्रधानमंत्री आत्म विजय नहीं कर पाया, जितेंद्रिय नहीं था। लेकिन अगर सरदार पटेल के भीतर हम इस गुण को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत कब हुआ और कब तक वो विधुर के रूप में जीवित रहे, भरे यौवन में पत्नी का वियोग हो जाना और उसके उपरांत भी अपने चरित्र की रक्षा करना, ये सीखने लायक चीज है सरदार पटेल से। इस तथ्य को भी ओझल किया जाता है क्योंकि सत्ता उस समय ऐसे आदमी के हाथों में थी जो चरित्र में कमजोर था। यदि इसके चरित्र का गुणगान होगा तो फिर स्वाभाविक है कि जो उस समय चरित्र में कमजोर थे उनके गुणों का अवगुणों का बखान भी हो जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन आएगा। इसके लिए हम पर एक प्रतिबंध लगाया गया, हमारी अकल पर पहरे बैठाए गए और हमने वो पहरे बैठ लेने दिए और आज तक बैठाए हुए हैं। हमसे कह दिया गया कि मैं शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक, सुबह तक क्या करता हूं ये मेरी निजी जिंदगी है, आप उसे मत झांकिए। मेरी सार्वजनिक जिंदगी दिन वाली देखिए, बस पर्याप्त है। ये पश्चिम का चरित्रहीन लोगों का एडिशन है जो भारत में आकर के काम करने लगा। और क्योंकि इस देश के पहले सरकार के मुखिया लोग उसी चरित्र और उसी चाल चलन के लोग थे, इसलिए उन्होंने इसको अक्षर से यहाँ पर लागू करवा दिया। अन्यथा तो आप अपने प्राचीन ग्रंथों में जाइए, वेद हो चाहे उपनिषद हो चाहे अपने दूसरे राजनीति शास्त्र हो, मनुस्मृति हो, महाभारत हो, राजा का जितेंद्रिय होना बहुत आवश्यक माना गया है। इस दृष्टिकोण से भी सरदार पटेल को परख करके देखना चाहिए हम। उनके भीतर शासक के गुण थे। अब देखिए दूसरी बात, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनने से पीछे क्यों हटा लिया? हम सब भी सोचते हैं, विचार करते हैं, भाई बहुत सुनते हैं कि वो 12 लोगों ने, 12 स्टेट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में समर्थन दिया था कि हम इनको प्रधानमंत्री चाहते हैं, फिर भी नेहरू बने। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, विभाजन कालीन भारत के साक्षी, ये पुस्तक मैंने इसका उल्लेख किया था आपके समक्ष। ये 4 खंडों में है, कृष्णानंद सागर जी ने लिखी है, अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुई है। ऐसे ऐसे 4 खंड हैं इसके। तो ये पुस्तक, इसमें लेखक बताते हैं 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, एक दिन नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए उनके वायसराय हाउस में गए थे। वायसराय हाउस में जहां उन दोनों की बातचीत हो रही थी, वहीं पड़ोस के कमरे में वायसराय के एक अधिकारी, पुस्तक का नाम है ना इसका जो मैं बता रहा था, विभाजन कालीन भारत के साक्षी। तो जो उस समय के साक्षी रहे हैं, उन लोगों की बातों के आधार पर ये 4 ग्रंथ तैयार किए गए। लेखक का प्रयास बड़ा वंदनीय है।
आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। ये दस्तावेज आगे जाकर के मिलने दुर्लभ हो जाएंगे। यदि आपकी लाइब्रेरी में रहेगी तो आपके बच्चे भी कभी गुण गाएंगे कि इतनी अच्छी पुस्तक छोड़ के गए थे। अगर उनमें कोई एक भी निकल गया राष्ट्रवादी तो वही इसका गुण गाएगा। तो वो बताते हैं कि वायसराय से लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू से कह रहे थे कि हमने इस देश की शासन सत्ता मुसलमानों से ली थी, इसलिए इस देश की शासन सत्ता को मुसलमानों को ही सौंपेंगे। पाकिस्तान तो हमने तैयार कर दिया, वहां की शासन की चाबी तो हम जिन्ना को सौंप देंगे, लेकिन हिंदुस्तान का भी पहला प्रधानमंत्री मैं किसी मुसलमान को ही बनाऊंगा। अब सत्ता के लिए उतावले नेहरू के भीतर आग लग रही थी, कितनी जल्दी से जल्दी तुझे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। तब इस बात को देख करके कि तेरे हाथ से सत्ता जा रही है और सत्ता का आधार, उस सत्ता का बेस ये बनने वाला है कि कोई मुसलमान हो तो उसको इस देश की गद्दी दी जा सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गद्दी के वारिस के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद भी गंभीर प्रत्याशी थे, और यदि नेहरू इस प्रत्याशी के रूप में खड़े नहीं उतरते, अर्ध हिंदू के रूप में, अर्धनारीश्वर का नाम बहुत सुना होगा आपने, ये अर्धनारीश्वर इस देश का पहला प्रधानमंत्री मिल गया आप, आधा हिंदू आधा मुसलमान, नाम से हिंदू और काम से कर्म से मुसलमान। तब उस व्यक्ति ने ये पुस्तक आपको बताती है, प्रमाण के आधार पर बता रहा हूं, ये पुस्तक बताती है कि उसने पीछे से कहा कि तब तो मुसलमान तो मैं भी हूं। उसने कहा तो ठीक है, यदि आप भी मुसलमान हैं तो सत्ता पक्की। अब देखिए, फिर वो कहता है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के ठीक है हम सत्ता आपको दे देंगे, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित आपको आपके प्रधानमंत्री रहते और उसके बाद भी 30 वर्ष हैं या 40 वर्ष हैं, इसमें लिखा है वो ध्यान नहीं है मुझे, इतने कालखंड तक यदि वो मिल जाते हैं तो आप उन्हें हमको सौंपेंगे। सत्ता के लिए उतावले नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि 50 वर्ष तक आप पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, वो चाहे आपकी नाक में कितना ही दम कर ले। उसने कहा कि ठीक है पक्की, यदि वो आप पर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद यदि आप उसकी कुछ भूमि को छीन लेते हो तो जब युद्ध शांत होगा तो उसके बाद आपको जीती हुई भूमि लौटानी होगी। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि 1948 में पीओके उस गुप्त संधि के तहत पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, इसलिए नेहरू जल्दी से जल्दी उसको यूएनओ में ले गए, देश को उस समझौते की पता ना चले, गोपनीय ढंग से काम हो जाए, वायसराय माउंटबेटन से किया गया वायदा भी पूरा हो जाए और देश को अंधेरे में रख लूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस निर्णय के विरोधी थे, उन्होंने मना किया था कि आप वहां मत जाइए, अपनी पीओके के लेने के लिए पूरे प्रयास अभी करेंगे, पीओके को लेकर रहेंगे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इससे पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस गुप्त समझौते की जानकारी नहीं थी और जल्दी से जल्दी उसको ले जाकर के यूएनओ में डाल दिया गया। तब उसके बाद
पाकिस्तान के लिए विशेष रियायतें दी गई, हथियार नहीं छोड़ोगे, हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ोगे, उससे ज्यादा सेना नहीं रखोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सारी बातें मान ली। अब ये लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस दस्तावेज की, मैं भी इस पुस्तक के पढ़ने से पहले ये माना करता था कि ये अतिवादी सोच हो सकती है कि नेहरू पर ये इल्जाम लगाया जाए कि सरदार सुभाष चंद्र बोस जी को वापस दे देंगे आपको हम। मैं भी मानता था, लेकिन जब लेखक ने प्रमाण के आधार पर यह भी बताया कि इससे संबंधित एग्रीमेंट की वो कॉपी ब्रिटेन की अमुक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है और उसी एग्रीमेंट की एक कॉपी अमेरिका की अमुक यूनिवर्सिटी में रखी हुई है, तो जिसको शंका हो आज भी उसने डिंडिम घोष कर दिया, डुगडुगी पीट दी। जिसको इस पर ऐतराज हो, परेशानी हो, कांग्रेसी हो या कांग्रेस भक्त हो, वो जाकर के उसको पढ़ सकता है। तो ये जो गोपनीय ढंग से पाप किए गए एक्सीडेंटल हिंदुओं के द्वारा, उनके विरोधी के रूप में और उनके सामने छाती तानकर खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में, जब तक हम अपने सरदार पटेल को नहीं पहचानेंगे तब तक हम भी पाप कर रहे होंगे। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत इन पापों से पर्दा उठाना भी हम आप सबका ऐतिहासिक दायित्व है। काल के साथ जीना एक अलग चीज है और काल को अपने अनुकूल करके जीना, अपना चेहरा बना करके जीना एक अलग चीज है। इसलिए आपसे पिछले दिन जब मैं बोल रहा था तो चर्चा आई थी कि लखनलाल आर्य जी को अमुक दायित्व दिया गया। यहाँ दायित्व नहीं दिए जा रहे हैं, दायित्व लिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि भारत समझो मंच से जब हम बोल रहे होते हैं या यहाँ पर बैठे होते हैं तो हम सभी उस अभियान का एक अंग होते हैं और उस अभियान का एक अंग होने के नाते इन पापियों के इन पापों से पर्दा उठाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को प्रधानमंत्री के पद को मिलते मिलते पीछे को क्यों कर लिया? इस बात की जानकारी आपको संभवतः हो भी सकती है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा, उनसे गांधी जी ने कान में कहा, उस समय 15 स्टेट थी पूरे देश की, उन 15 स्टेट्स की कांग्रेस कमेटियों से आज की तरह की स्थिति उस समय नहीं थी। उस समय स्टेट्स की कांग्रेस कमेटियों से पूछा गया कि आप बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो 15 स्टेट्स में से 12 स्टेट्स कांग्रेस के लोगों ने, बाहर के लोगों ने नहीं, कांग्रेस के ही लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की बागडोर सौंपने की सहमति स्वीकृति दी थी, संस्तुति की थी। हम ये मान लेते हैं कि कोई दिल्ली में ही 12 लोग बैठे थे, 14 लोग बैठे थे, कोई कमेटी बैठी थी। कमेटी नहीं थी, पूरे देश की 15 स्टेट्स में से प्रस्ताव मांगे गए तो प्रस्ताव नेहरू के पक्ष में न जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गए। यदि आज के प्रधानमंत्री की तरह उस समय भी प्रधानमंत्री का चयन होता, 1945 में जो नेशनल असेंबली के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में 389 मेंबर्स चुन करके भेजे गए थे। उनसे ये देश की नेशनल असेंबली बनी थी, जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं।
उस समय इसको राष्ट्रीय असेंबली कहते थे। ओम। इसमें राष्ट्रीय असेंबली में से 100 सदस्य चले गए थे पाकिस्तान, तो 289 आपके पास रहे। उन 289 सदस्यों की सभा को देश की अस्थाई संसद बना दिया गया और उसी को संविधान सभा बना दिया गया। उस संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया था, किसी बाबा ने नहीं बनाया था। देश के मूल संविधान की प्रति पर 289 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कहने का अभिप्राय है कि यदि उस समय लोगों से पूछा जाता कि कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो देश के लोगों के द्वारा चुने हुए उन 289 लोगों से पूछा जाता कि बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन हो। लेकिन क्योंकि उस समय देश का संविधान नहीं था, इसलिए कांग्रेस से ये पूछा गया, कांग्रेस की प्रांतीय सभाओं से पूछा गया। उनमें से 12 ने कहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री पटेल हो। लेकिन पटेल ने इसको अस्वीकार कर दिया। जो सरदार होकर के किसी भी नेतृत्व से पीछे नहीं हटा कभी, वह आदमी इससे पीछे क्यों हट गया? हम बड़ी जल्दी आरोप लगा देते हैं कि गांधी ने ऐसा कर दिया। ये ठीक है, मैंने भी बहुत कठोर शब्दों में लिखा है, गलत भी था, मैं भी अच्छा नहीं मानता। लेकिन गांधी के साथ भी क्या था? यदि इस पुस्तक को पढ़ोगे जो मैं भी जिसका जिक्र कर रहा था, तो नेहरू के बारे में गांधी को पीछे के सच की जानकारी थी। ये क्या पाप कर चुका है और अंग्रेजों की क्या पाप योजना है, इसलिए ये देश को और भी बांटने की नीति पर उतर सकता है। ओम ओम। जी समय हो रहा है थोड़ा सा जी। अच्छा, बस मैं आ रहा हूँ, समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी। जी। कहने का अभिप्राय है कि उस समय की स्थिति ये थी और गांधी ने उस बात को समझ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के कान में ये बात कह दी थी कि आप रुक जाइए, इसको देश का प्रधानमंत्री बन जाने दो। इस बात को गांधी जी ने मोरारजी देसाई से कहा था और मोरारजी देसाई ने ये बात सुब्रमण्यम स्वामी को बताई थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात देश के लोगों को बताई। तो अपने इस महानायक के साथ जो ये सत्ता षड्यंत्र किए गए स्वार्थी लोगों के द्वारा, बातें बहुत हैं लेकिन कोई बात नहीं, समय की मर्यादा का तो हम सबको मिलकर ध्यान रखना चाहिए। उन सब के बीच वो मजबूती के साथ खड़े रहे, देश को एकता के सूत्र में पिरोया और एक सक्षम नेतृत्व दिया। उस महानायक को भारत को समझो मंच के माध्यम से हम सभी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहने का प्रयास करेंगे और उनके दिए हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में भी काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का। और मैं निवेदन करने लगा हूं अपने सारस्वत अतिथि जी से। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी, जो हमारे शिक्षाविद हैं, प्राचार्य हैं, समाज सेवी हैं। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, जो ललितपुर जनपद के बहुत विद्वानों में जिनकी गिनती आती है, और हमारे आला प्रसाद जी निरंजन जी, कृष्ण स्वरूप निरंजन जी, सभी को हम 2-2 मिनट सुनेंगे। पहले निवेदन करूंगा मैं आज के सारस्वत अतिथि पंडित नागेश्वर शर्मा मुंबई जी से कि आप आए और 10 मिनट में अपनी बात रखें। पंडित नागेश्वर शर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर विचार और ऐतिहासिक तथ्य हम सभी ने अभी आदरणीय डॉक्टर साहब के मुखार बिंद से सुने, और निश्चित रूप से ये बात सत्य है, निर्विवाद है कि इस देश की
ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ में बहुत सारी छेड़छाड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हुई है, उससे पहले भी हुई है। दोनों के जो उद्देश्य हैं उनमें भले फर्क रहा हो, लेकिन छेड़छाड़ तो अपना प्रभाव दिखाती ही है। सरदार पटेल इस देश के एक ऐसे महान नेता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे कि जिन्होंने अंग्रेजों की नीति और उनके द्वारा जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों को छोड़ते समय खराब किया गया, भारत के साथ भी यही होने वाला था। बहुत सारे इस तरीके के खंड खंड करने के बीज बो दिए गए थे, अनेक टुकड़ों की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी बहादुरी से इसको होने नहीं दिया और जहां तक संभव हो सका उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरो करके रखा। कुछ चीजें निश्चित रूप से उनकी क्षमता के, या अगर मैं क्षमता न कहकर के यूं कहूं कि उनकी जो सीमा के बाहर रहीं, वो परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। कुछ में सुधार हो गया है, कुछ में होना बाकी है, और हमारे देश में कुछ लोग निकले हुए हैं आजकल भारत जोड़ने के लिए। जितना भी टूटा है भारत, तो शायद लाहौर से लेकर ढाका तक फिर जुड़ जाए, लेकिन जो हो चुका है वो निश्चित रूप से हमारे द्वारा विचार करने योग्य है, सबक लेने योग्य है, और उस सबक के आधार पर नीति बनाने योग्य है। सरदार पटेल ने, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बता दिया है। जिस वीरता का, पराक्रम का, सूझबूझ का परिचय अपने जीवन में दिया इस भारत को जोड़ने के लिए गृह मंत्री के रूप में, अद्भुत था। 529 टुकड़े उनको सिल करके एक तैयार करना, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य था, ये कोई छोटा कार्य नहीं था। और उसमें भी ऐसे कुछ हिस्से जहां पर अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, आर्मी बन के तैयार हो गई। आपको शायद पता हो 1948 में गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने सेना भेजी थी, युद्ध हुआ, लगभग 1400 लोग जन्नत नशीन भी हुए, पहुंचा दिया गया उनको उनके जगह पे, और तब जाके मजबूरन ये जो सो कॉल्ड कहते हैं हम बाई चॉइस, ये बाई चॉइस नहीं, बाई फोर्स यहाँ थे। ये बहुत सारी चीजें हुई। अस्तु, मैं उस विषय को रिपीट नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बतला दिया, और वो निश्चित रूप से जब भी उनके प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं, इतिहास की बहुत गहरी जानकारियां हमें मिलती हैं। लेकिन हम सबको इस बात से ये अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि ये काम केवल सरदार पटेल का नहीं था, या केवल मोदी जी का नहीं है, या केवल योगी जी का नहीं। ये काम हर उस भारतीय का है जो अपने आप को भारत देश का नागरिक मानता है, राष्ट्रभक्त मानता है, राष्ट्रभक्त होने का दम भरता है, भारत को अपनी माता कहता है। ऐसे सब व्यक्तियों को ये चाहिए कि वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वाह करने के लिए प्रेरित हों, तत्पर हों और प्रयासरत हों। हम सब अक्सर कार्यक्रमों में जाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगता है, वंदे मातरम का नारा लगता है, हम सब बड़े जोश से वो नारा लगा देते हैं, और इतने मात्र से ही हम समझ लेते हैं कि हमारा भारत माता के प्रति कर्तव्य पूरा हो गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण में हम चले गए, हो गया। लेकिन इतने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। राष्ट्र के सामने आज बहुत विपरीत परिस्थितियां मुंह खोले खड़ी हैं, और हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम संगठित होकर के विचारशील लोगों का एक संगठन
खड़ा होकर के इस बात पर विचार करे और फिर नीति बना करके उस पर अपने जीवन में लोगों को प्रेरित करे कि हमें अपने देश को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखना है, उसको क्षुण्ण रखना है, अखंड रखना है। और ज्यादा कुछ सम्मानित नहीं। आला प्रसाद जी निरंजन जी। तो बहुत सुंदर विचार डॉक्टर साहब के, और का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित पंडित नागेश्वर शर्मा जी आपका। और मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानित श्री आला प्रसाद निरंजन जी, वकील साहब आइए। वकील साहब नहीं सुनिए, तो डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी जो बोल रहे हैं उसी को हम लोग सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। इतने महान विद्वान। मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी, जो हमारे डीएवी कॉलेज उरई के पूर्व प्रोफेसर, वर्तमान में सरदार पटेल इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के संस्थापक के रूप में कार्यरत, प्राचार्य के रूप में हमारे समाज सेवी, हमारे संरक्षक, जिनके मार्गदर्शन में हम समाज के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, ऐसे हमारे संरक्षक सम्मानित पूरन सिंह निरंजन जी। डॉक्टर साहब सादर आमंत्रित थे, आइए। धन्यवाद भाई लखनलाल जी। और आज आपने अपने इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा उपकार किया है देशवासियों के साथ। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जैसे विद्वान को यहाँ बुला करके और उनके बहुत ही क्रांतिकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित कराया। मैं सुन रहा था, जो शख्स आज के इस युग में ये कहने का साहस कर रहा है कि अगर हम सरदार पटेल के व्यक्तित्व को नहीं जान रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ये कहते हुए मुझे लग रहा था कि शायद इनमें सरदार पटेल की आत्मा विराजमान है। निश्चित रूप से ऐसे मनीषियों को आप मंच पर लाते रहिए। और उन्होंने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, विभाजन कालीन भारत के साक्षी, ये 4 खंडों में उन्होंने बताया है। हम लखन जी आपसे इस पुस्तक के प्रकाशक का एड्रेस ले लेंगे। ये 4 खंड हम अपने निजी पुस्तकालय में मंगाएंगे और प्रयास करेंगे कि जिला पुस्तकालय और ललितपुर के जो अच्छे महाविद्यालयों के पुस्तकालय हैं उनमें भी ये पुस्तक पहुंचे। और निश्चित रूप से ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मुझे प्रतीत हो रहा है। इसमें बहुत ही दुर्लभ जानकारियां होंगी। और हम डॉक्टर राकेश कुमार आर्य के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हें उन जैसे चिंतकों, लेखकों की जरूरत समाज को है, राष्ट्र को है, और वो पूर्ति हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति हमारा हार्दिक बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी। सम्मानित ज्ञान सिंह जी, ज्ञान सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। चलिए, धन्यवाद। कृष्ण स्वरूप निरंजन जी 2 शब्द कहिए। कृष्ण स्वरूप जी हमारे युवा साथी हैं, ऑडियो खोलिए। कृष्ण स्वरूप जी ऑडियो टच करिए, सामने हमने अनम्यूट किया हुआ है, देखो ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, आ रही आवाज, बोलो। लखनलाल जी धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे आपके इस कॉन्फ्रेंस में बहुत विद्वत जन हैं, और आज के इस अवसर पर हम तो ऐसे महान विभूतियों को सुनना चाहते हैं। हम चूंकि लेट जुड़ पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जगह जो हमारे और विद्वत जन हैं उनको हम आज सुने। चलिए, कोई बात नहीं। अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो वो प्रश्न के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार जी से पूछ सकता है। किसी के मन में भी कोई शंका हो जो सरदार पटेल जी के बारे में उन्होंने चर्चा की है, तो उस चर्चा को बाकायदा प्रमाणों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में आपके बीच में रखी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर राकेश कुमार जी वो शख्सियत है देश के। हाँ, आइए नरूला जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए नरूला जी। डॉक्टर राकेश जी, नागेश जी, निरंजन जी और लखन जी और सभी आर्य जनों को सादर प्रणाम। डॉक्टर राकेश जी का बड़ा ही रहस्यकारी और क्रांतिकारी विचार सुने। बहुत ही इन्होंने जबरदस्त बातें बताई। कुछ ऐसी बातें थी, कुछ हमें पता थी, कुछ ऐसी बातें भी मालूम हुई जिनके बारे में हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, सरदार पटेल जी के बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता था। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का भी जिक्र किया इसमें, तो उसमें मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को आज ही मैंने टेलीविजन पर सुनते हुए देखा था, और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी की आयु जो है कम से कम 95 या 100 साल की होनी चाहिए, जो कि मेरे विचार से वो 75 या 80 साल से ऊपर के नहीं होंगे। क्योंकि इसके बारे में कृपया मुझे थोड़ा सा व्याख्या करें इसकी। धन्यवाद जी। मैंने निवेदन ये किया था कि इस रहस्य की जानकारी
गांधी जी ने मोरारजी देसाई को दी थी जी और मोरारजी देसाई ने बात फिर सुब्रमण्यम स्वामी को बताई थी। जी तो सुब्रमण्यम स्वामी मोरारजी देसाई के समकालीन थे, गांधी जी के समकालीन नहीं। उनको ठीक है। ये बात वाया मोरारजी देसाई वहां तक पहुंची थी। ओके ठीक, मैं सोचा ही शायद उस टाइम की बात है 1948 या 1945 के टाइम की। वो नहीं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, द्विवेदी जी उठ जाइए, द्विवेदी जागिए, द्विवेदी जागिए। चलिए, जब तक द्विवेदी जाग रहे हैं, आराधना जी कुछ पूछ रही है, पूछ लीजिए जी। आराधना जी ऑडियो खोल लीजिए, आराधना जी ऑडियो खोल लीजिए। जी आराधना जी ऑडियो खोलिए, आवाज आ रही मेरी? डॉक्टर राकेश कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आराधना जी पूछिए। सभी आर्यों को मेरा नमन। राकेश जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था, वो ये कि पहली बार गांधी जी ने जो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम रिकमेंड किया था, उनका उद्देश्य क्या रहा था? आपको आवाज आ रही है? भाई साहब फिर से पूछिए, दोबारा पूछिए आराधना जी, फिर से पूछिए, आवाज कट रही थी थोड़ी सी। मुझे पूछना था, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम रिकमेंड किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका क्या उद्देश्य रहा था? मतलब क्यों उन्होंने उनका ही नाम कहा, उनके लिए बोला? देखिए, इसके पीछे बात ये थी कि गांधी हमेशा अपनी दादागिरी चलाते थे कांग्रेस में, और 1921 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित कर लिया था कि चाहे जो बात हो, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा माना जाएगा, और यदि इस बात पर आप सहमत हो तो मैं कांग्रेस में रहूंगा, नहीं रहूंगा। और इसके चलते उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बार से रोका था, और उसी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस से चलता कर दिया था। ये उन्होंने प्रस्ताव पास करा लिया था, और इससे सभी कांग्रेसियों ने हस्ताक्षर करके शपथ पत्र देकर के इस बात से उनको आश्वस्त कराया था कि हम चाहे जो निर्णय लें, पार्टी चाहे जो निर्णय ले, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा, और यदि पार्टी के निर्णय को भी आप बदलते होंगे तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ये गांधी जी की महात्मापन की नीति नहीं थी, मैं उनकी दादागिरी मानता हूँ, और ये लोकतंत्र के खिलाफ थी, और इनकी लोकतंत्र के खिलाफ बनाई गई अवधारणा को या परंपरा को कांग्रेस जीवन भर चलती रही है, आज भी उसी पर चल रही है। तो इन्होंने अपने विचार के अनुकूल, सर्वप्रथम तो बात यह है कि अपने विचार के अनुकूल उन्होंने नेहरू को समझा था, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर चुके थे। एक कारण तो ये था। दूसरा ये था, जो मैं आपको बता रहा था, कि जो गुप्त समझौता हुआ था, उस गुप्त समझौते की जानकारी गांधी को थी, इसलिए वो ये जान रहे थे कि नेहरू के बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश फिर बटेगा, अंग्रेज नहीं सोचेंगे इसको। दूसरा कारण ये भी था। जी चलिए, धन्यवाद। बिमलेश कुमार सिंह जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? शाहजहांपुर से बिमलेश कुमार सिंह जी पूछिए। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, पूछिए। मेरा आचार्य जी से प्रश्न ये है कि इस जो गोपनीय समझौता है, इसके आधार पे अगर गांधी जी को जानकारी थी, तो गांधी जी तो एक अच्छे देशभक्त थे, और इसके हिसाब से वो देश को विभाजन नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पटेल जी को मनाया। लेकिन गांधी जी का कोई कार्य आगे जो है, जब तक गांधी जी 30 जनवरी 1948 तक कोई काम ऐसा नहीं रहा जिसके आधार पे लगे कि उनके अंदर देशभक्ति थोड़ी सी भी जीवित थी या राष्ट्रभक्ति थी उनके अंदर। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने जो है पटेल जी को क्यों आग्रह किया इतना? मान्यवर बिमलेश सिंह जी, पहली बात तो ये है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं थे।
जी ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। जी जी ये आलोचना के लिए नहीं है जी और ना ही केवल आप लोगों से प्रशंसा प्राप्त कर लेने के लिए है। जी ये मैंने लिखा भी है, मेरी पुस्तक है इस पर भी। जी यानी आज यहाँ से मैं मंच पर ताली बजवाऊं ये नहीं। और मैं राजभक्त क्यों कह रहा हूं? राष्ट्रभक्त और राजभक्त में उस समय अंतर था। जी राजभक्त राजभक्त वो थे जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति वफादार थे और राष्ट्रभक्त वो थे जो इस मातृभूमि के प्रति समर्पित थे। सावरकर राष्ट्रभक्त थे और गांधी राजभक्त थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं जी इसी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सावरकर जी ने बैरिस्ट्री पास करने के बाद ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, ब्रिटिश किंग के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने से इनकार कर दिया था और इसीलिए वह जीवन भर कभी बैरिस्ट्री करके वकालत नहीं कर पाए थे। जबकि गांधी और नेहरू ने उस शपथ को लिया था। तो इनको ये नहीं कहना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था इसमें आपका, मैं पूछना चाहूंगा। मेरा यही कहना था कि गांधी जी तो ना तो देशभक्त थे ना राष्ट्रभक्त, ना मैं मानता हूं ना वो थे। उनके जैसा 30 जनवरी 1948 तक देखा, लेकिन उसके बाद हाँ जी लेकिन अगर देश विभाजन की चिंता उनको होती कि नेहरू ने लगता कि नेहरू जी देश विभाजन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो वो पटेल जी को क्यों जो है मनाते हैं कि इनको दे दो सत्ता। अब पटेल जी क्यों इतना, पटेल जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, एक महान कूटनीतिज्ञ थे, अब वो क्यों ऐसा स्वीकार कर लेते जब उन्हें लगता देश असल में खात्मे में जा रहा है। देखिए, उन्होंने जो कहा था गांधी जी ने कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, जी ये बात उनके रहते हुए पूरी हो गई कि उनकी लाश पर नहीं, उनके जीते जी बन गए। जी जी और इसमें भी मैं आपसे सहमत हूं जो आप कह रहे हैं। जी जी लेकिन जो बचा हुआ भारत था जी उसको तो कहीं जोड़े रखने की थोड़ी बहुत तो भावना थी। इतना एकदम हमको भी जो है यानी पूर्वाग्रह करके नहीं बोलना चाहिए। जी कहीं ना कहीं भावना थी। और उसमें दूसरी बात जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रखी है वो ये रखी है कि गांधी जिद्दी थे। गांधी तानाशाह थे। अभी जो मैं बोल रहा था बहन जी के प्रश्न के उत्तर में, और उन्होंने कांग्रेसियों से ये जो गांधी कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारामैया जी ने, उन्होंने लिखा है इस पर। जी ये बात कहते हैं कि 1921 में ये शपथ पत्र ले लिए गए। तो जब उस समय शपथ पत्र, तो उनका दुरुपयोग भी गांधी ने यहाँ पर किया है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने इसको राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना था। तो दोनों बातें हो गई, एक तो जिद्दीपन और राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने का भी भाव, और तीसरा राजभक्ति का भी भाव, और चौथा राष्ट्रभक्त। पटेल यदि आ जाता है तो उनको कतई नहीं पूछेगा। ये भी एक बात थी। और चौथी बात फिर वो आ जाती है, वो एक सहायक कारण बनता है, वो एक परमानेंट और सिंगल एक कारण नहीं है। लेकिन वो भी क्योंकि जानकारी में थी, और इस बात की जानकारी उन्होंने मोरारजी को दी और मोरारजी भाई ने दी सुब्रमण्यम स्वामी को। और इसमें इन सब चीजों को जो मैं इस पुस्तक के हवाले से बता रहा हूँ, इन सब चीजों को जोड़ करके यदि हम देखते हैं तो फिर ये भी एक अर्ध सत्य या एक पॉइंट उसके साथ जुड़ जाता है। बाकी तो मैं आपसे सहमत हूँ। चलिए, मैं चंद्रकांता जी से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद विमलेश जी। माता चंद्रकांता जी, आइए 2 शब्द। प्रिय वीर लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी। और हमारे मुख्य वक्ता, इतिहासकार और लेखक, सर्वप्रिय इस मंच के राष्ट्रीय, ये तो एक राष्ट्रीय मंच बन गया है, राष्ट्रीय मंच के सबसे बड़े संयोजक राकेश जी, आज अभूतपूर्व आपने पटेल जी के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन कई ऐसी बातें भी थी जो हम अनभिज्ञ थे उनसे, उन बातों का हमें पता लगा। थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि मैं, कि यदि गांधी जी में थोड़ा फुट, जैसे आपने कहा कि इतने भी वो नहीं थे राष्ट्रभक्त, मतलब कि
राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रभक्त भी थे, लेकिन उन्होंने हर कदम पर मुगलों का साथ दिया। जहां कत्लेआम मुगलों का होता था तो मौन रहते थे, और हिंदुओं को किया जाता तो बोलते थे, और हिंदुओं के कत्लेआम पर वो मौन रहते थे। जैसे बंगाल में कत्लेआम हुआ तो उस समय गांधी जी ने व्रत रखना शुरू कर दिया कि मुगलों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदू मार रहे हैं उनको। हालांकि हिंदुओं के ऊपर मुसलमान ज्यादा हावी थे, लेकिन उन्होंने व्रत रखा कि जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये हिंदू अपने हथियार उठाना बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो गलत बात हो गई ना कि उन्होंने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई अनशन नहीं किया। इवन जो हमारे राष्ट्रभक्त थे, जैसे हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी देनी थी, तो उस समय अंग्रेज लोग भी सरकारी सदस्य जो थे वो चाहते थे कि एक बार अगर गांधी और नेहरू कह दे कि इनको फांसी ना दी जाए तो हम तत्काल उनको छोड़ देंगे, वरना उन्होंने नहीं कहा। वो तो यही कहते थे कि इनको तत्काल फांसी दे दो। ऐसे क्या कारण थे उनके हृदय के अंदर कि वो अपने देश के राष्ट्रभक्तों के भी विरोध में रहे? पहले तो मैं श्रद्धेया माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूं और उनके प्रश्न का भी अपनी क्षमताओं के अनुसार जवाब देने का प्रयास करता हूं। एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, महारथी दुर्योधन। तो महारथी दुर्योधन के बारे में लिखते हुए उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं कि आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैंने दुर्योधन जैसे पात्र को अपने लिए चुन लिया। तो उसकी प्रस्तावना में ही वो एक बात कहते हैं कि दुनिया का कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जिसमें कोई अवगुण ना हो, और बुरे से बुरा व्यक्ति भी कोई ना कोई गुण रखता है। गांधी जी निश्चित रूप से राजभक्त थे, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। तानाशाह थे, जिद्दी थे, और हिंदुस्तान के लोगों के विरुद्ध थे, क्योंकि वो का शपथ पत्र देकर के आए थे, इसलिए राजभक्ति उन पर जीवन भर हावी रही। भारतीय संस्कारों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो गीता को भी काल्पनिक मानते थे। राम उन्होंने अंतिम समय में नहीं बोला था, हे राम जो बोला जाता है। चश्मदीद गवाह 3 गांधी हत्याएं विराज नाम के लेखक ने लिखी हैं। 3 गांधी हत्या, गांधी जी की, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की। तीनों हत्याओं के बारे में वो ये बताते हैं उस पुस्तक में कि गांधी जी जब धरती पर गिरे थे गोली लगने के बाद, तो ह करते गिर गए थे। उसका अर्थ लगा लिया था कि वो हे राम बोल रहे थे। यदि इतने ही बढ़िया भक्त थे वो राम के, तो उनकी कांग्रेस की हे राम कहने वाली क्यों नहीं बनी? तो वो बात बिल्कुल गलत थी। वो कहीं कुछ नहीं था, उनको काल्पनिक मानते थे। उनके लिए औरंगजेब सबसे बढ़िया था, ऐसा उन्होंने बोला है। यंग इंडिया में लेख लिखे हैं इस पर लोग। अपने नेहरू, अपने कृष्ण जी और चंद्र जी उनके लिए काल्पनिक थे। वो इनको काल्पनिक मानते थे, उपन्यास का, नोवेल का एक पार्ट मानते थे, पात्र मानते थे। तो उनके विचार निश्चित रूप से हमारे जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उनकी हत्या पर ही उनके विचार बड़े अच्छे तरीके से सामने आ गए थे। तो भी उन्होंने प्रकट किया था। हाँ जी, हाँ जी। जो ये हारून रशीद जो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। तो गांधी, लेकिन इसके उपरांत भी एकदम ये 100% ये कह देना कि वो बिल्कुल सारे गलत थे, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं भाव रहा होगा। हम आर्य हैं और आर्य विद्वानों को सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उस अनुपात तक, चाहे वो 100 में से 2 पैसे उसके हिस्से में आते हैं, तो इतना तो हमको दे देना चाहिए विनम्रता से। 2% पर तो राष्ट्र धन्यवाद माता जी, घोषित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद 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 माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। थोड़ी सी शांति रखें जी, थोड़ी सी शांति रखें। और अब जो है वेद प्रकाश शर्मा जी से 2 शब्द ले लें। पहले हम बरेली से MBBS और MD बच्चों को पढ़ाने वाले डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, बरेली, आइए। डॉक्टर राकेश आर्य और हमारे विद्युत मंडल में जितने भी लोग हैं, हमारी माता चंद्रकांता, सबको नमस्ते।
राकेश जी हमारे इतिहास को बिल्कुल एकदम इस तरह से उजागर कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं रहता कि गांधी कौन थे, सरदार पटेल कौन थे। सरदार पटेल के बारे में उन्होंने जो बातें बताई वो पूर्णतया सत्य है। गांधी तो बाई चांस अपने को राजभक्त कहते थे, राष्ट्रभक्त तो बिल्कुल नहीं थे। और उन्होंने हमारे श्रद्धानंद को, जिन्होंने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, उनकी मौत पे भी कह रहे हैं कि जो मारने वाला है वो हमारा भाई। तो ऐसी सब चीजें जो राकेश जी हम लोगों को बताते हैं वो हमारे लिए मील का पत्थर है, और हमारे नई नेक्स्ट जनरेशन है उनको समझने की जरूरत है, जिससे उनके अंदर राष्ट्रभक्त और राजभक्त के अंदर अंतर समझ में आ जाए कि हमारा राष्ट्र जिंदा है तो हम जिंदा है, अगर राष्ट्र चलेगा तो हम चलेंगे, राष्ट्र मर जाएगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए ये इतिहास के पन्ने हमारे बीच में आते रहना चाहिए। उसके लिए राकेश जी को कोटि सा प्रणाम, बहुत सा धन्यवाद। डॉक्टर दशरथ जी पूछ रहे हैं बीकानेर से, क्या प्रश्न आपका, पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब गांधी अंग्रेजों के इतने चाटुकार थे तभी उनकी चलती थी, देश में जैसा निर्णय करना था वैसा गलत निर्णय कर देते थे। वल्लभ भाई पटेल यदि प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश पुनः विश्व गुरु होता। तो आज वर्तमान में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो इनका नाम लेकर के क्या उजागर करना चाहते हैं, या ऐसी कौन सी दार्शनिकता थी इसमें जो जनता में फैलाना चाहते हैं? अपने देव दयानंद, श्रद्धानंद, वल्लभ भाई पटेल इनका ज्यादा नहीं करते गुणगान, गांधी का क्यों करते हैं? आर्य जी, आपका सम्मान करते हुए बताना चाहूंगा, देखिए ये राजनीतिक प्रश्न है और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मोदी जी की यदि जीवन शैली को आप देखें और उनके कार्यों को देखें और उनके सारे भाषणों को अब तक जो पीछे प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके भाषण रहे हैं, तो उनके दिल में कहीं गांधी के लिए जगह कोई ऐसी नहीं है। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि मेरी कभी मोदी जी से बातचीत नहीं हुई इस विषय पर जो है, लेकिन जो मैं मानता हूं वो ये है, एक तो राजनीतिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए अभी उस आदमी का नाम है वो धीरे धीरे मर रहा है। अच्छा। उसको राजपथ से उठा करके फेंक दिया गया और वहां पर कौन बैठा दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली के भीतर से। तो ये एक तो उनके राजनीतिक कारण है, दूसरे वो गुजरात से भी हैं और गांधी जी भी गुजरात से हैं। गुजरात से तो अपने देव दयानंद भी थे अपने समय आने पर उनका कुछ डॉक्टर साहब गुजरात तीसरी से बात, तो मैं वही आ रहा हूँ जी, मैं वही आ रहा हूँ। तीसरी बात, नेहरू सॉरी अपने मोदी जी एक पौराणिक व्यक्ति हैं। हाँ, ये तो है, ये भी एक कटु सत्य है। और उनकी भावनाएं, उनकी मान्यताएं आपके अनुकूल नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपना मोदी तैयार करना चाहिए और भारत को समझो अभियान का ये भी एक अंग हो सकता है आपके लिए। आप अपना मोदी तैयार कीजिए, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां दे रहे हैं आपको आज वो। परंतु ये भी ध्यान रखें कि जब अटल जी संसार से गए थे तो उनका अंतिम संस्कार पौराणिक रीति रिवाज से हुआ था। कम से कम इतना तो अनुकूल था। मैं अभी कह रहा था ना, हर एक व्यक्ति का ही बुरा हो उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। ये बात सही है। नेहरू और गांधी की कांग्रेस ने कम से कम वैदिक विद्वानों को तो मान्यता दी थी ना, जो माताजी को बोलते हैं, और इन्होंने वो भी छीन लिया आपसे। लेकिन इसके बावजूद इनमें भी इतनी कमियां हैं तो कोई अच्छाई भी है। ये कुछ और भी अच्छी चीजें दे रहे हैं आपको, अनुकूल दे रहे हैं। आज की शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सारे अधिकार आपको दे दिए बाबा रामदेव के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो सही है। अब कराइए, आप जितना करवा सकते हैं काम आपके हाथों में दे दिया, ठीक है। वो पुरानी किया है। चलिए जगदीश पारासर जी, 2 शब्द। जी, धन्यवाद लखनलाल जी। आर्यमुनि जो है बहुत प्रसिद्ध मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी है। हमने इनका आर्य जी का जो है यहाँ ललितपुर में एक उद्बोधन सुना था, भारत के इतिहास का पुनर्लेखन। बहुत क्रांतिकारी विचार थे। उसका 11 तारीख को भी सुना, आज भी उनके सुना हम इनके, जिसमें इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण के योगदान के लिए भी सुना। थोड़ा सा समय कम दे रहा हूँ। बहुत है कि इनका राष्ट्र भक्त ना होकर राजभक्त होने के लिए इनका महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य और स्वार्थ रहा होगा, ये थोड़ा जानना चाहते थे। सब लोग गांधी के पीछे पड़ गए आज।
नहीं, ये तो उनका क्या स्वार्थ उद्देश्य था राजभक्त होने। धीरे धीरे गांधी जी को वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज ही क्यों गांधी जी की 2 मिनट में जो है थोड़ा जो है कोई बात नहीं, बता दीजिए डॉक्टर साहब, बता दीजिए। देखिए, गांधी जी राजभक्त इसलिए थे कि वो मनोबल उनके भीतर नहीं था। तो उनकी चाटुकारिता करते हुए रह करके, उनकी शागिर्दी में रहते हुए एक एग्रीमेंट के तहत उनको साउथ अफ्रीका से यहाँ लाया गया था। यदि उनकी जीवनी के बारे में उनके ही बेटे पोते के द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। एक एग्रीमेंट के आधार पर उनको यहाँ लाया गया था, इसलिए उनके भीतर वो संस्कार रहना था। मनोबलहीन था आदमी और बहुत ज्यादा टक्कर लेने वाला क्रांतिकारी। डॉक्टर राकेश कुमार जी, जगदीश पाराशर जी, आपको ये पता है कि उनका बेटा जो है मुसलमान बन गया था? पता है आपको? हीरालाल गांधी। मालूम है मुझे, मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी, मुझे मालूम है। बस इसलिए ज्यादा मत उनके बारे में खोजबीन करो, इतनी पर्याप्त है। ठीक है। दयानंद जी का नाम लो, सरदार पटेल जी को याद करो, बच्चों को इनकी जीवनी पढ़ाओ। नहीं, हम तो नाथूराम गोडसे को भी मानते हैं। बिल्कुल, अभी हम चित्र दिखा देंगे नाथूराम गोडसे जी का आपका, हम लोगों क्या तो वो सम्मानी है। ठीक है। चलिए आइए, सम्मानी राम सेवक निरंजन जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, प्रकट हो जाइए आप। वीडियो बंद है आपका, आपकी तस्वीर देखने को लालायत है हम। तो भाई घूमने भी चल रहा है ना अपन को, जल्दी आओ। नहीं बिल्कुल। अरे आप ही आभार व्यक्त कर दो। हेलो, बिना के कर दो, ऐसे कर दो, बिना के कर दो। चलो, बिना माइक, बिना वीडियो के कर दो। अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पूरन सिंह जी हैं, उनसे कह दीजिए। चलो उनसे कह दे। सम्मानित डॉक्टर साहब पूरन सिंह जी, आप आ जाइए, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। आइए। चलिए, आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं आपके आज के इस आयोजन के लिए और मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य के प्रति बहुत ही अब तक की अज्ञात अचर्चित विषय पर उन्होंने जो चर्चा की, श्रोताओं को लाभान्वित किया, और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसे ही वक्ताओं को आप अपने मंच पर लाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति विनम्र बहुत बहुत आभार। सम्मानित डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी, आला प्रसाद जी, वकील साहब, कृष्ण स्वरूप निरंजन जी, तमाम जितने भी हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के ऐसे समाज सेवी, वृंदावन पटेल जी, धनीराम वकील साहब सिमरिया, और बद्री प्रसाद रिछारिया जी, लक्ष्यपाल सिंह जी, सुभाष गुप्ता जी, रामेश्वर जी, दयानंद जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ज्ञान सिंह जी, विमलेश सिंह जी, बहुत बहुत आभार। हमारे नाती पोते आ जाए शांति पाठ के लिए। चलो नाती पोते आ जाए। शांति अंतरिक्षगम शांति शांति रापा शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति लेडी ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों महाकुंभ की जय। कलध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। और कृष्ण स्वरूप जी निरंजन जी, इस प्लेटफार्म पे प्रतिदिन इसी लिंक के माध्यम से नए नए विद्वानों को आप लोग सुनिए, ठीक है ना, नए नए विषयों को आप लोग सुनिए,
और इस तरह से कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है 8 बजे से 9 बजे तक। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़ते रहें। और ठाकुर राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, बद्री सिछारिया जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन और शुभरात्रि। कल मिलते हैं पुनः। पंडित नागेश्वर शर्मा जी आपको कल सुनने को मिलेंगे। और नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहो, प्रसन्न रहो। सभी के वीडियो खोल दिए हमने। नमस्ते कर लीजिए। रतन भाई नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी हैदराबाद से, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते अनिल जी। बलराम एडवोकेट जी नमस्ते। मंजू कुमावत बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को। कृष्ण स्वरूप निरंजन जी नमस्ते। बद्री प्रसाद आचार्य जी नमस्ते। चलिए डॉक्टर साहब चले गए यार। हाँ डॉक्टर साहब चलेगा, लेकिन है यही वो भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो यही रहेंगे अपने बीच में, है ना। ठीक है राजेश्वर जी, कल मिलते हैं फिर से, है ना। नमस्ते नमस्ते जी। संतोष सचान जी माता जी तो कुछ बोली नहीं आज। संतोष सचान माता जी कहाँ है भाई? माता जी प्रकट हो जाइए। अरे संतोष सचान जी, अरे नमस्ते। आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया, बताइए कहाँ हैं आप संतोष सचान? अरे मेरा आशीर्वाद तो रहता है, मेरी तबीयत नहीं सही चल रही, इसलिए बस सुन लेते हैं और सामने नहीं आते हैं। कोई मैं कह रहा हूँ माता जी प्रकट नहीं हुई, क्या बात है? सुन लेते हैं। ऐसा तो खांसी बहुत आ रही है, सर्दी हो रही है तो खांसी बहुत आ रही है, तो फिर सुनते जरूर हैं हम। ठीक है माता जी, सुनते रहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये संतोष सचान जी हैं, इलाहाबाद से हैं संतोष सचान जी। और लगातार इलाहाबाद से हम ही अकेले हैं लगता है। हाँ इलाहाबाद से आप आ रहे इलाहाबाद आपके पास गंगा नहाने के लिए। चलिए तो फोन जरूर करिएगा, मुलाकात जरूर करेंगे। अरे मुलाकात क्या, आप ही क्या रुकना है भाई हमें? हाँ तो बिल्कुल रुकिए, तब तो और अच्छा मेरे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ही क्या रुकेंगे भाई? पहले मेरे घर पड़ेगा, बाद में संगम पड़ेगा। हाँ तो प्रयागराज में आप ही के घर पे रुकेंगे। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दर्शन हुए, आपके चरण पड़े मेरे यहाँ तो, क्योंकि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं कि वास्तव में बहुत ही, कितनी भी सराहना की जाए आपकी कम है। आपका आशीर्वाद है माता जी, और कुछ नहीं है। चलिए इसी तरह आप लगे रहिए, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बस इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहिए अपना। चलिए शुभरात्रि सभी को, सादर नमस्ते। मंजू जी सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। शुभरात्रि। शुभरात्रि।